पीते हैं बहुत पानी पर बुझती प्यास तो नहीं। पीते हैं बहुत पानी पर बुझती प्यास तो नहीं। कहीं आपके खून में भी ज़रूरत से ज़्यादा मिठास तो नहीं। जी हाँ, आज हम जिस बीमारी पर बात करने वाले हैं उस पर सबसे पहले प्रतिबंध मीठी चीज़ों यानी मिठास पर लगता है। जी हाँ, नमस्कार। मैं अविनाश शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉक्स विथ अभी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल विश्वकर्मा जी, जिनसे हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उस बीमारी का नाम है शुगर, जिसको हम मधुमेह एवं डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी और हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोग दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म से सेवा कर रहे हैं, अपने जी बहुत सर। सारे पेशेंट्स की जो है सर्विस दे रहे हैं। जी मुझे सर। लगता है कि एक अवेयरनेस के लिए, एक सोशल अवेयरनेस के लिए जी आपके सर। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे बुला करके जी सर। और अगर हम लोगों को जानकारी देते हैं और उनकी सेवा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जी सर। सर, जैसा कि आज का टॉपिक है हम लोगों का डायबिटीज़, हम्म। तो सर आप बताइए कि डायबिटीज़ क्या है? देखिए, डायबिटीज़ जिसको सरल भाषा में हम लोग शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं। जी सर। देखिए, ये वैसे तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन जी ये सर। बहुत ही जटिल भी है। जितनी ज़्यादा ये सिंपल है उतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी है। जी सर। होता क्या है कि हमारे पेट में हमारा जो स्टमक होता है, जी हमारा सर। एब्डोमेन जो होता है, जी सर। उसमें जो हमारा आमाशय होता है, यानी स्टमक के जस्ट बिहाइंड एक छोटा सा ऑर्गन होता है। मुझे लगता है कि एक फिंगर के बराबर उसकी साइज़ होती होगी, या जी थोड़ा सा सर। मोटा होगा थंब के जितना। जी सर। वो जो ऑर्गन होता है वो कई सारे हार्मोन्स बनाता है। जी उसका सर। जो उस ऑर्गन है उसका नाम है अग्नाशय। हिंदी में हम उसको अग्नाशय कहते हैं जी सर। और इंग्लिश में उसको पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। अच्छा, पैनक्रियाज सर होता हाँ, पैनक्रियाज हम उसको अंग्रेजी भाषा में इस नाम से जानते हैं। है। जी सर। जो पैनक्रियाज होता है ये कई तरह के ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो हमारे पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जी सर। जैसे एक हार्मोन ये इंसुलिन बनाता है, जी सर। ग्लूकागॉन बनाता है, जी सर। पैनक्रियाटिन बनाता है। जी तो सर। इसमें यूजुअली जो पैनक्रियाटिन है, ग्लूकागॉन है, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी होती हैं, बट जो शुगर हो जाती है हमको, जी सर। इसमें इंसुलिन नाम के हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो तो या तो बंद हो जाता है, जी सर। प्रोडक्शन कम हो जाता है, पूरी तरह से नहीं बना पाता है। जी सर। समटाइम्स एकदम से बनाना बंद कर देता है। जी सर। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि वो इंसुलिन जो होती है वो हमारे बॉडी में बन तो रही है, जी सर। लेकिन उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है हमारी बॉडी। मतलब वो बन तो रहा है लेकिन हमारे काम नहीं आ रहा है। जी सर। प्रतिरोध मतलब डेवलप हो चुका है जी जी। हमारे बॉडी में उसके प्रति। जी जी। जी सर। तो ये जो अग्नाशय का इंसुलिन कम बना पाना या ना बना पाना, जी सर। और आपके शरीर में जो इंसुलिन है, अब प्रश्न ये उठता है कि इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर क्या काम करता है इंसुलिन हमारे शरीर में कि पैनक्रियाज उसको नहीं बना पा रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जी सर। तो हमको एक बीमारी हो जा रही है। देखिए, आप जो भी खाते पीते हैं, जी सर। मतलब आप एक नॉर्मल चाय से लेकर के जी सर। आलू की सब्ज़ी हो गई या चावल हो गया, रोटी वगैरह हो गई, दाल वगैरह हो गई, सारी चीज़ों के अंदर आपको कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बिल्कुल सर। कार्बोहाइड्रेट आपको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे फॉर सर। एग्जांपल अगर चावल ले लिया जाए, जी सर। चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बिल्कुल सर, हाँ, ठीक, चावल में ये होता फैट का एक फॉर्म है। है। जी सर। इसके अलावा जैसे आप केला खा रहे हैं, केला में बहुत बड़े पैमाने पर अच्छा सर, कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा सर, केले में भी शुगर? जी, केले में शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जी सर। उनको डायरेक्टली केला और आम, मतलब फलों में आम और केला, ये दोनों डायरेक्टली उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप ये 2 फलों का सेवन ना करें। जी सर। तो अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि जो इंसुलिन होता है, जी सर। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट या जो भी आप फैट ले रहे हैं, वो फैट आपके बॉडी में तभी मेटाबोलाइज हो पाएगा, आपकी बॉडी उसको तभी यूज़ कर पाएगी, कंज्यूम कर पाएगी, जब इंसुलिन उसको ब्रेक डाउन करेगा। जी सर। मतलब इंसुलिन उस फैट के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेगा, जी तभी सर। आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर पाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत क्यों है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये हम कुछ भी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इनफैक्ट हम ये बैठ करके जो ये चर्चा कर रहे हैं, जी सर। ये जी जो सर। कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जी सर। इस कन्वर्सेशन के लिए ही हमको एनर्जी चाहिए होती है। जी सर। वो एनर्जी जो होती है वो देता है हमारे बॉडी में हमको कार्बोहाइड्रेट। जी सर। अगर आप का बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है जी सर। तो
जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। जी सर। जो आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है जी सर। ये फिर क्या होता है, राइज होने लगता है, बढ़ने हाई लगता होने लगता है, बढ़ने लगता है। जी सर। और यही जो ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना है, आपके जी। ब्लड शुगर लेवल का जो बढ़ना है, यही कंडीशन कहलाती है डायबिटीज। सर जी। सर आपने तो बता दिया कि डायबिटीज़ क्या है। अब सर आप अपने ऑडियंस को बताइए कि डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स हैं सर, कैसे पता लगे कि हमें शुगर की समस्या है हाँ, या अब देखिए चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन भी समस्या है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में पाई जा रही है। एक मुझे लगता है कि 10 में से 2-3 लोगों को तो डायबिटीज़ होती ही है। बिल्कुल सर। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि भाई इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाती है, पहचान कैसे, लक्षण कैसे हैं? जी सर। देखिए 2-3 चीज़ें, जैसे आपको वॉशरूम बार बार लगना, बॉडी में अनयूजुअल सी थकान लग रही है, आप खाते पीते हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं अच्छे से, लेकिन बॉडी में टायर्डनेस लग रही है। जी सर। ठीक है, सडनली वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, वजन बढ़ने लग गया है, कुछ तरह की अच्छा, वजन बढ़ने में हाँ भी ये आता है सर? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि फैट कंजम्पशन नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी उस फैट को डिपॉजिट भी करने का प्रयास करती है। जी सर। लेकिन वो कितना ही डिपॉजिट कर सकते हैं आप, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ में जी सर। हमको कुछ ना कुछ मात्रा कार्बोहाइड्रेट की मिलती रहती है। जी सर। तो सडन आपका वेट बढ़ने लग जाना, आपको वीकनेस लगते रहना, प्यास लगना बार बार, यूरिनेशन के लिए लगना, इनडाइजेशन रहना, ये इसके बेसिक कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, खाना भी नहीं डाइजेस्ट अगर होता है तो भी हो सकता है कि जी शुगर जी की समस्या बिल्कुल, हो? और शुगर की समस्या में इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम आती ही आती है। जी सर। मतलब अगर किसी को शुगर हो गया है तो उसको भी उसके पाचन तंत्र में कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर बताइए, क्या शुगर कई प्रकार का होता है सर? डायबिटीज़ कई हाँ, टाइप का होता है सर? देखिए अब आपका एक जो प्रश्न ये है कि क्या शुगर की कई प्रकार का होता है, जी इसके सर। एक से अधिक प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। शुगर एक से अधिक प्रकार के होते हैं। बेसिकली जिन 2 टाइप्स के शुगर को हम लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, वो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। सर क्या मधुमेह रोग जो है ये शरीर के किसी विशेष हिस्से को भी प्रभावित करता है सर? अच्छा, देखिए एक ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और चूँकि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो जनता है, हमारे पेशेंट्स हैं, जी सर। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यूजुअली उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि उनको शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, तो उनको बस ये लगता है कि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है, हमको वीकनेस और ये सारी चीज़ें लगती हैं। जी सर। देखिए डायबिटीज़ के वजह से, शुगर की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी एक समस्या होती है। मतलब शुगर की वजह से आपके आँखों की रोशनी कम हो जाती है। अच्छा सर। हाँ, दिखना कम हो जाता है, पर्दा कमज़ोर हो जाता है, लेंस कमज़ोर हो जाते हैं। जी, जी, ठीक है, जी, तो ये कंडीशन डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है। जी सर। शुगर की वजह से जी सर। आपका जो किडनी होती है वो धीरे-धीरे ख़राब होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। अगर देखिए ये कंडीशन तब लागू होती है जब आप अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और शुगर को अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी सर। ठीक है? ऐसी कंडीशन में जब आपका शुगर बढ़ता है और लंबे समय तक आपका शुगर बढ़ा हुआ है, जी सर। उस कंडीशन में आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी सर। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ऐसी तमाम कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके शरीर का लीवर, किडनी, आपके शरीर का हार्ट, आँखें, या जो दूसरे नर्वस सिस्टम है, नसों का जो सिस्टम होता है, जी सर। इस पे भी शुगर प्रभाव डालता है। अच्छा तो सर। आपके शरीर के किसी अंग विशेष पे नहीं, बल्कि कई अंग विशेषों पर ये अपना प्रभाव डाल सकता है, और यदि उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए जी सर। और अवॉइड किया जाए, इग्नोर किया जाए, तो वो धीरे-धीरे आपके इन अंगों को खराब भी कर सकता है। अरे सर, बहुत घातक बीमारी है सर ये फिर। जी, मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही ये चीज़ें बताई कि ये वैसे तो बहुत कॉमन बीमारी है, जी, बहुत जी। साधारण बीमारी है, आपको बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाती है। जी, जी। बट कॉमन होने के साथ-साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा जटिल बीमारी है, और वास्तव में सच्चाई ये है कि अभी अभी भी जो हमारी जनता है, हमारे पेशेंट्स हैं, वो इसके बारे में कंप्लीट अवेयर नहीं है, फुल अवेयर नहीं है इसके बारे में। जी सर। जी। सर एक हमने देखा है कि किसी के पैर में चित्ते टाइप के पड़ जाते हैं, या एक सर गैंग्रीन शब्द, ये मधुमेह से जुड़ा शब्द है सर। तो सर कृपया इसको अपने ऑडियंस को बताएं सर। गैंग्रीन, आपने एक बात ऐड की। देखिए गैंग्रीन जो होती है, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि गैंग्रीन होती क्या है। जी सर। देखिए
जब आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड का सप्लाई रुक जाए, ठीक है, वहाँ पे ब्लड और दूसरे न्यूट्रिशन की सप्लाई बराबर ना हो रही हो, जी सर, जी जी किसी इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पे सड़न होने लग जाए जी सर, जी सर, और वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होने लग जाएं, मरने लग जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे पैरों में आपने बताया कि चकत्ते टाइप के पड़ने लग जाते हैं, जी सर, घाव हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी विशेष अंग का कोई हिस्सा जो है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाए, वो धीरे धीरे काला या नीला पड़ जाए और धीरे धीरे सूखने लग जाए या सड़न उसमें आ जाए, ये कंडीशन जो है ये कहलाती है गैंग्रीन। जी सर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये शुगर के पेशेंट को ही होती है। अच्छा सर। जी, गैंग्रीन जी, जो है ये दूसरे पेशेंट को भी हो सकती है, जो जी, ब्लड मतलब आपके ब्लॉकेज वाले पेशेंट होते हैं, जी सर, मतलब जिनकी आर्टरी या वेन में कुछ ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, वो वाले पेशेंट जो होते हैं उनको भी ये गैंग्रीन हो जाती है। डायबिटिक नहीं भी है तो भी हो जाती है गैंग्रीन। बट मतलब कोई पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ है उसको और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लंबे समय से वो मतलब या तो इग्नोर कर रहा है या फिर मेडिकेशंस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, ऐसे समय पे आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं आपकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम डेवलप करने की कि एक किसी विशेष अंग पे, यूजुअली ऐसा आपको हाथ या पैरों में देखने को मिल जाता है, जी, पैरों में ज़्यादातर देखने जी, को जी, मिलता जी है। सर, जी सर, तो वहाँ पे धीरे धीरे सूजन आती है, इन्फेक्शन आती है, उसके वजह से फिर समटाइम्स ब्लड का फ्लो भी रुक जाता है और उसके वजह से वहाँ पे सड़न आ जाती है। एक और बहुत कॉमन चीज़, जैसा कि अभी आपका पिछला प्रश्न था जी सर, कि क्या डायबिटीज़ में, शुगर में किसी अंग विशेष पे कोई बिल्कुल बॉडी के अंग को प्रभावित कर सकता है? जी सर। तो शुगर के पेशेंट में आपको डायबिटिक फुट अल्सर बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अच्छा, पैर में ज़्यादा जी, प्रभाव। पैरों में क्या होते हैं, वो घाव बन जाते हैं और वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अच्छा, शुगर के कुछ पेशेंट जो अर्ली पेशेंट्स होते हैं, नए पेशेंट्स होते हैं, 1-2 साल से शुगर का दवा खा रहे हैं, कई बार प्रैक्टिस के दौरान हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वो पेशेंट क्लेम करते हैं कि हमें शुगर नहीं है। क्यों? उसका उसका वो रीज़न भी देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें शुगर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारा कहीं कटता-पिटता है तो ठीक हो जाता है। अब अच्छा सर, देखिए हाँ, ये हाँ, हाँ। कितनी बड़ी मिस अवेयरनेस जी, है। जी, जी सर, देखिए जी, वो जो कंडीशन होती है कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको कट पिट रहा है या घाव हो जा रहा है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, देखिए ये बहुत बहुत बुरी कंडीशन होती है। जी सर, ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। उस पे आप उस घाव से अगर पेशेंट की डेथ हो ना हो, बॉडी के दूसरे ऑर्गन डैमेज होने की वजह से, जैसा कि लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह मैंने बताया, जी सर, उसके वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी सर, तो वो पेशेंट इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो कटा पिटा या घाव है वो 2-4-10 दिन में ठीक हो जा रहा है, इसका मतलब उनको शुगर नहीं है। शुगर होती तो वो नहीं ठीक होता। अब ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, जो कि हमको थोड़ा सा रूरल एरियाज़ के पेशेंट्स में देखने को मिल जाता है। जी सर। सर जी का कहना है कि गैंग्रीन सिर्फ शुगर से नहीं होता है, गैंग्रीन किसी और भी कारणों से भी हो सकता है। जी। सर हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या मधुमेह रोग को हम लोग अनदेखा कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि आपका प्रश्न ये है कि मधुमेह रोग को हम अनदेखा कर सकते हैं कि नहीं, जी सर, मधुमेह या डायबिटीज़, इसको यदि हम अनदेखा करते हैं, अच्छा, चूँकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ मेडिकेशंस का रोल नहीं है, सिर्फ़ दवाओं का रोल नहीं है। जी सर, आपके डाइट का, आपके फैट इनटेक का, आपके जो टोटल डेली आपका रूटीन है, खान-पान है, उन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके चलते अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आपको 4 या 10 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाएगा। किंतु अगर आप बहुत लंबे समय तक 2-4-6 महीने तक, और इनफैक्ट मान के चलते हैं, जैसे आपको मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट है, जी सर, वो शुगर का पेशेंट है और उसका रैंडम ब्लड शुगर है वो 300-400 के ऊपर आता है, ठीक है? जी सर, 300 के ऊपर आता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो दवा ले रहा है, या सपोज़ उसने दवा नहीं ली है, उसने अभी तक दवा स्टार्ट नहीं की है, अभी ये अर्ली डायग्नोसिस है, पेशेंट नया-नया डायग्नोज़ हुआ है जी सर, कि जी, वो शुगर का पेशेंट है। जी सर, अगर वो उस कंडीशन में भी उसका आरबीएस जब 300, 350 या 400 के ऊपर रह रहा है, रैंडम ब्लड शुगर, ऐसे कंडीशन में अगर वो दवाओं को अवॉइड करता है, मेडिकेशंस को अवॉइड करता है, अपनी बीमारी को अवॉइड करता है, तो वो आने वाले 2 से 3 महीनों में या 4 महीनों में एक कंडीशन का शिकार हो जाएगा और वो कंडीशन कहलाती है DKA। मतलब हाँ, इसका मतलब होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस।
जी सर। ऐसे कंडीशन में एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है आपके शरीर में कि आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। ये क्या होता है सर? टॉक्सिसिटी का मतलब समझिए कि विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं, विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं, कीटोन बॉडीज बढ़ने लगते हैं। तो वो हमारे ब्लड में क्या करते हैं, वो दूसरी समस्याओं को पैदा करते हैं, लीवर किडनी को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। और लास्टली मतलब पेशेंट के साथ नौबत ही आ जाती है कि उसका जो वाइटल्स होते हैं, बीपी शुगर, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। पेशेंट समटाइम्स अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अच्छा सर। और अगर समय रहते उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया तो भी उसको रिकवर होने में 1 वीक टू 10 डेज लग जाते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो मतलब शुगर हाई है, कीटोन बॉडीज हाई हैं, लीवर के पैरामीटर्स गड़बड़ हो चुके हैं, एलएफटी बहुत ख़राब हो चुका है, केएफटी बहुत ख़राब हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो DKA का शिकार होते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक समस्या होती है। ऐसा शिकार होने पर भी अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो दैट में लीड टू डेथ, मतलब अच्छा सर। इससे पेशेंट की मृत्यु मृत्यु भी हो सकती है। जी सर। तो इसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने की चीज़ नहीं है। सर हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है कि शुगर की टेस्टिंग कब करानी चाहिए? शुगर की टेस्टिंग कब करानी चाहिए और शुगर के मानक क्या हैं सर? मतलब किस लेवल पे आए कि कम है या ज़्यादा है, कैसे पता लगे? और किस टाइम पे और कितने समय के, यदि हम शुगर के मरीज हैं तो हम कितने दिनों के अंतराल पे दोबारा टेस्टिंग कराएं सर? और एक प्रश्न इसमें और भी है सर कि क्या शुगर का लेवल नीचे भी जा सकता है? हाँ, अब देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इसके मानक क्या हैं, जी सर। इसके टेस्टिंग कब कराने चाहिए, जी सर। और इसका क्या ये मानक से नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके मानक पे बात कर लेते हैं। जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, जी सर। आपका ब्लड शुगर लेवल यूजुअली हम 3 तरीके से चेक करते हैं। एक FBS, एक PPBS और एक RBS। जी जी। हाँ, जो FBS होता है उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। जी सर। जो PPBS होता है उसको हम पोस्ट पार्टम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। जी सर। और जो RBS है उसको हम रैंडम ब्लड शुगर के नाम से जी जी, चाहे जब दिन में निकाल सकते हैं चाहे जब सैंपल आप उसको। दिन में सैंपल निकाल सकते हैं। FBS जो है वो खाली पेट करते हैं। पेशेंट जब सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 घंटे का फास्टिंग होता है, रात में खाकर सोया होता है, जी सर। तो उस समय का हम ब्लड शुगर लेते हैं। उसके बाद हम PPBS लेते हैं, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर लेते हैं। जी सर। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, मतलब आपने खाना नहीं खाया है, 6-7 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया है, उस समय आपका जो ब्लड शुगर है वो होना चाहिए 70 से लेकर 110 mg/dl। ठीक है। अच्छा सर, ये फास्टिंग का होना चाहिए? ये फास्टिंग का होना चाहिए, मतलब अगर आप खाली पेट हैं, 6-7 घंटों से आपने कुछ नहीं खाया है, तो जी सर। आपका जो ब्लड शुगर है वो 70 से 110 mg/dl होना चाहिए। इसके बीच में होना चाहिए? इसके बीच में 70, 80, 90, 100, 110 तक हो सकता है, मतलब एक्यूरेट नहीं होगा। जी सर। अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के 2 घंटे बाद जब हम आपका टेस्ट करते हैं, तो उस समय पे आपका जो ब्लड शुगर है वो 110 से लेकर के 170 के बीच में होना चाहिए। अच्छा सर। ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स में ये मानक जो होते हैं वो 180 तक दिए होते हैं, जी सर। लेकिन बेसिकली हम लोग 170-80 तक एडवाइस करते हैं। ठीक है। जी सर। तो खाना खाने के बाद में ये आपका 110 से 170 के बीच में होना चाहिए। जी सर। अगर हम रैंडम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं कभी भी, जी मतलब सर। सुबह शाम दोपहर, तो ये जो रैंडम ब्लड शुगर है वो उसका पैमाना 70 से 170 के बीच में होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक अगर है? हम कभी भी दिन में करा हाँ, लें? दिन में कभी भी रैंडमली चेक कर ले रहे हैं तो 70 से 170 के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर है जी सर। तो आप डायबिटिक नहीं हैं। इसके जो नॉर्मल पैमाने हैं, जी सर। बेसिकली हम RBS, FBS या PPBS चेक करके देखते हैं। जी सर। अगर इसके बीच में आपका आता है तो वो कंडीशन आपको डायबिटिक नहीं कहलाएगी। जी सर। ठीक है। अगर इसके ऊपर आता है तो ये कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है। तो जी ये सर। तो हो गए इसके मानक। ठीक है। जी अब सर। आपका दूसरा प्रश्न जो था वो ये था कि क्या ये मानक के नीचे भी आ जाता हाँ है? सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, स्पेशली ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो डायबिटिक हैं और हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं। अब एक नया वर्ड आ गया है, हाइपोग्लाइसेमिक्स। सर। जी, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर जी देता जी हूँ। सर। जी सर। हाइपो का मतलब कभी भी जब आप आता है तो इसका मतलब होता है कम, जो ज़रूरत होती है ज़रूरत से कम। हाइपर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। बिल्कुल सर। ग्लाइसेमिक एक वर्ड है, वो ग्लाइसेमिया से बना है और वो बताता है आपका ब्लड शुगर लेवल। ठीक। ग्लाइसेमिया जो ग्लूकोज वर्ड से बना है, जी जी। तो ये आपके ब्लड शुगर की कंडीशन को बताता है। तो हाइपर है तो मतलब ज़्यादा है और हाइपो है तो कम है। कम है। तो
जो शुगर लेवल को कम करने वाली दवाएं होती हैं उनको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं, जी ठीक सर। है, जी सर। जो शुगर की दवाइयाँ होती हैं। जी सर। तो वो पेशेंट जो शुगर के पेशेंट हैं और जी सर। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो खाना ठीक से नहीं खा पाते। अब देखिए शुगर की दवाइयाँ अलग अलग फॉर्मूले की, अलग अलग पावर की, अलग अलग पोटेंशियल की होती हैं, जो कि पेशेंट की कंडीशन पे और पेशेंट के शुगर टाइप को, इन सभी चीज़ों का आकलन और अवलोकन करने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो होता क्या है कि खाना पीना मतलब पेशेंट खाता रहता है और शुगर की दवा खाता है तो वो कंट्रोल रहता है। समटाइम्स कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो खाना कम कर देते हैं, बट वो शुगर की दवा बराबर लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको ये एडवाइस कर रखा होता है कि आपको शुगर की दवा एनी हाउ अपने टाइम पे लेनी है। जी सर। तो ऐसे कंडीशन में जब वो शुगर की दवा खा लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हो जाते हैं। उनका लेवल शुगर का नीचे चला जी, जाता शुगर लेवल जो है वो 70, जो मैंने 70 से 110 बताया, है। जी सर। वो लगभग 60 और 40 mgdl के नीचे चला जाता है। अरे सर। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइपरग्लाइसेमिया है, मतलब शुगर बढ़ा हुआ है, जी सर। देखिए वो सडन आपके साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अभी 200 300 या 400 चला जाए तो आपके शरीर में शायद कोई बदलाव भी ना आए। जी हो सर। सकता है कि आपको पेशाब ज़्यादा लगे, यूरिनेशन ज़्यादा लगे। जी सर। बट अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 60 या 40 mgdl के नीचे चला गया है अच्छा सर। तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अगर उस पे भी उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलता है, जी सर। इमिडिएटली और इंस्टेंटली अगर उसको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, तो वो कुछ मिनटों या कुछ घंटों के अंदर वो कोमा में जा सकता है। अच्छा सर। जी, इतनी गंभीर ये समस्या होती है हाइपोग्लाइसेमिया। बट ये ज़्यादातर चूँकि हम लोगों को ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं और उनका शुगर का इलाज चल रहा है। अच्छा काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की होता है इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट पे, मतलब जिनको इंसुलिन लग रही है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की फैक्टर होता है। इसीलिए जो इंसुलिन वाले पेशेंट होते हैं हम लोग उनको प्रॉपर जो टेस्ट किट्स होते हैं, जो टेस्ट मॉनिटर्स होते हैं, ग्लूकोज मॉनिटर्स, वो उनको घर पे प्रोवाइड करके रखते हैं कि आप मॉनिटर से चेक करिए अपना ग्लूकोज लेवल बराबर। जी सर, जैसा कि आपने ये बताया अपने व्यूअर्स को कि शुगर क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, इसकी टेस्टिंग कब करानी चाहिए। अब आप ये बताइए कि उम्र के किस फेज में, किस पड़ाव पे ये बीमारी ज़्यादा असरकारी होती है, ज़्यादा प्रभावकारी होती है। जी, देखिए वैसे मैं एक प्रश्न छूट गया, मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ कि इसकी टेस्ट कब कराने चाहिए। जी सर। देखिए वैसे तो एक बार जो अवेयरनेस की बात की जाए तो एडल्ट्री के बाद, मतलब बच्चा जब बड़ा होता है 18-20 साल होता है, उसके बाद एक बार फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ प्रोटोकॉल वाइज आपको देख ही लेना चाहिए जी सर। कि उसके बॉडी के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सही हैं या फिर कुछ गड़बड़ हैं, ठीक। जी सर। बट इसके बाद भी, मतलब जब आप 25 और 30s के पार जाते हैं जी सर। तो आपको टाइमली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर ईयर एनुअली आपको एक बार अपना जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, लाइक ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, LFT, KFT, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारे टेस्ट आपको एटलीस्ट एनुअली आपको रिपीट करते रहने चाहिए, जिससे कि ये आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ का जो है एक अंदाज़ा लगा रहता है। तो ये वो प्रश्न साल में कम से कम एक बार, साल में एक बार इसको टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जी सर। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है कि किस पड़ाव पे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, देखिए अगर ये पूछा जाए कि शुगर किस उम्र के पेशेंट को होता है, तो देखिए ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स भी डायबिटिक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, न्यू बॉर्न बेबी भी डायबिटिक मिल रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी भी डायबिटिक मिल सकते हैं, मतलब जो बच्चा नया नया पैदा हुआ है, बिल्कुल क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी भी है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी होती है, जी सर। तो ये तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। बट जो प्रश्न है कि ये किस एज पे सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल। देखिए यूजुअली अगर मान लीजिए कि आप 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के एज पे आप डायबिटीज़ के पेशेंट डिटेक्ट हुए, जी सर। आपका डायग्नोज हुआ कि आप शुगर के पेशेंट हैं। जी सर। उसके बाद आप जब दवाइयाँ खाना स्टार्ट करते हैं, परहेज़ करना, देखिए परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शुगर के मामले में। दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जो परहेज़ होते हैं वो होते हैं। अच्छा सर। तो अगर आप 35 या 40 साल के आयु पे शुगर के पेशेंट कंफर्म किए जाते हैं और आप प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, जी सर, तो मुझे लगता है कि जो लेटर, मतलब एजिंग होती है, मतलब बुढ़ापा
जब आता है, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, समय समय पे टेस्ट करा रहे हैं, तो बुढ़ापे के समय में 50, 55, 60 के आसपास में आपको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, अपनी पूरी तरह से गिरफ्त में ले चुका होता है। बट अगर आप लापरवाही करते हैं तो ऐसे कंडीशन में शुगर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किसी भी एज में कर सकता है। सर क्या हम अपनी कुछ आदतों में यदि बदलाव करें तो क्या इससे बचा जा सकता है सर? हाँ, अब देखिए, चूंकि मैंने एक बात कही कि शुगर में आपकी दवाइयों से आपके जो इलाज हो रहे हैं, इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो परहेज होता है वो होता है। जी सर। देखिए, अगर कोई पेशेंट कंफर्म डायबिटिक है, अगर वो कंफर्म पेशेंट होता है और ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट अच्छी हेल्दी डाइट का पालन करता है, खान पान और आदतों में अपने बदलाव लाता है, या अच्छी आदतों का पालन करता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हो उन्हीं का केवल सेवन करता है, तो बेशक वो अपने डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करेगा, कम दवाइयों में कंट्रोल कर लेगा, मतलब दवाइयों को कम चलाना पड़ेगा, कम डोज में दवाइयाँ देनी पड़ेंगी और शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। सपोज दैट कि कोई पेशेंट है जो शुगर का पेशेंट नहीं है, जो डायबिटिक नहीं है, वो पेशेंट अगर अपने खान पान पे अच्छे से ध्यान देता है, वो चीज़ें जो शुगर को ट्रिगर करती हैं या शुगर को प्रमोट करती हैं, उन चीज़ों को अगर अवॉइड करता है, अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें शामिल हों, तो बिल्कुल शुगर होने की संभावनाओं को एटलीस्ट 50 से 60% तक कम किया जा सकता है। जी सर। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। सर ये बताइए सर कि एक्सरसाइज, व्यायाम, क्या व्यायाम का भी सर डायबिटीज़ में कोई रोल है सर? देखिए, व्यायाम का डायबिटीज़ में बहुत बड़ा रोल है। जी सर। अब चूंकि डायबिटीज़ की बात हो रही है तो हम डायबिटिक पेशेंट पे लेकर के चलते हैं, मतलब जो कंफर्म डायबिटिक है, शुगर का कोई पेशेंट है, जी सर, अर्ली पेशेंट है, नया डायग्नोज हुआ है, अभी उतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, जी सर, अगर वो एक्सरसाइज करता है, जी सर, खान पान की चीज़ों का ध्यान रखता है, जी सर, तो एजिंग, मतलब शुगर में एजिंग भी बहुत जल्दी आती है, मतलब इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। अच्छा सर। इंसान जल्दी बूढ़ा होता है, वो 50 साल की उम्र में ही 70 का लगने लग जाएगा। अच्छा सर। उसकी बॉडी भी 50 साल की उम्र में 70 जितनी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी शुगर में होती है। तो अगर कोई कंफर्म शुगर का पेशेंट है, अच्छी लाइफस्टाइल का पालन करता है, जी सर, और कॉन्टिन्यूअसली करता है, जी सर, तो वो शुगर से होने वाले जो उसके बॉडी में डैमेज है, मतलब जो शुगर से होने वाली समस्याएं हैं, उनको भी धीरे धीरे डिले करता है। मतलब जो समस्याएं आपको 5 साल में होंगी, वो आप आने वाले 7-8 साल में होंगी। अच्छा ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं तो। मेडिकेशन जो होते हैं वो शुगर के, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मतलब स्टार्ट में एक गोली बस सुबह खाली पेट खाते हैं, कंट्रोल रहता है, उसके बाद आप मनमानी चीज़ें भी खा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप 2-4-6 साल पुराने पेशेंट हो गए तो वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो उसके फार्मूले चेंज करते हैं या पावर बढ़ाते हैं। तो जो ये दवाइयों का जो सिलसिला है कि मतलब कम पावर की, फिर उससे ज़्यादा पावर, उससे ज़्यादा पावर, पहले एक बार खानी रहती है, फिर जब नहीं कंट्रोल होता तो 2-2 बार खिलानी पड़ती है शुगर की दवाइयाँ, डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो एक बार से 2 बार या डोज बढ़ाने की जो कंडीशन आती है, समस्या आती है हमारे सामने, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल का पालन करते हैं तो उसका डोज बढ़ाने की नौबत भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं आएगी। अच्छा, और जो एजिंग का प्रभाव होता है, जो कमजोरी आती है, जो वीकनेस बॉडी को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है शुगर, उसमें भी डिले होता है। मतलब उसमें भी आप उसको और ज़्यादा डिले कर सकते हैं, अच्छा मतलब लाइफस्टाइल जी सकते हैं, स्वस्थ लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी सर। जी सर बताइए कि जैसे कभी किसी को डायबिटिक कोई पेशेंट है और उसको चोट लग जाती है, पैर में उसके कहीं कट जाता है, हाथ में कट जाता है, तो सर वो जल्दी ठीक नहीं होता है सर, तो क्या कारण है सर इसका? देखिए, अभी जैसा कि मैंने ये मेंशन किया था कि डायबिटिक फूट अल्सर वाले सेगमेंट में मैंने मेंशन किया था कि डायबिटीज़ में एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब चोट चपेट वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जी सर। और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। जी सर। मतलब वो डायबिटीज़ के ऑलमोस्ट तीसरे चरण में है, थर्ड फेज में है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज में नहीं होता है। आपको फर्स्ट फेज में आपको ऐसे सैकड़ों पेशेंट देखने को मिलेंगे जो डायबिटीज के पेशेंट है, दवा ले रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, कभी भी कटता पिटता है तो सारी चीजें उनकी सही हो जाती हैं। अच्छा सर। बट जो ये थर्ड कंडीशन आपने बताई कि
पैरों में कट पिट जाना, घाव हो जाना, वो ठीक नहीं होता। देखिए ये इतनी बुरी कंडीशन होती है और इतनी लेटर कंडीशन होती है कि उस कंडीशन में आपका जो शुगर है वो आपको अंदर से पूरा खोखला कर चुका है। सर एक मरीज हमने देखा है कि उसका पैर ही काटना पड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब डायबिटिक फुट अल्सर से फिर वो धीरे धीरे गैंग्रीन डेवलप कर जाता है, धीरे धीरे उसमें सड़न आने लग जाती है और फाइनली हम उसको रिकवर नहीं कर पाते और हमें वो ऑर्गन ही वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, वो हिस्सा ही बॉडी का काट के निकालना पड़ता है दूसरे हिस्सों को बचाने के लिए। अच्छा सर। तो देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि शुगर अगर आपको बहुत लंबे समय तक है, तो मैंने बताया कि ना सिर्फ आपको कमज़ोर बनाता है बल्कि आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके लीवर को, इन सबको भी अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। अच्छा सर। सिर्फ इसको ही नहीं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर कर देता है और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से आपका, अच्छा दूसरी चीज़, जैसे क्या होता है हमारे बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाते हैं। वो जो घाव है उस घाव को रिपेयर करने का जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी सिस्टम है, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करके वहाँ पे साइट को रिपेयर कर रही है हमारी बॉडी, वो सारे सिस्टम को शुगर धीरे धीरे अंदर से एकदम खोखला कर चुका होता है। अच्छा सर। और यही समस्या होती है कि फिर ऐसे कंडीशन में शुगर के पेशेंट्स का वो घाव वगैरह वो जल्दी नहीं भरता है और धीरे धीरे वो बहुत विकराल रूप ले सकता है। अच्छा सर। जी। सर हमने एक वर्ड सुना है सर, इंसुलिन। इंसुलिन की आवश्यकता कब होती है और ये इंसुलिन शब्द सर कहाँ से आया? हाँ देखिए, जो इंसुलिन होता है एक्चुअली एक तरह का हार्मोन है। जी सर। ठीक है, हमारे बॉडी में ही इसका निर्माण होता है। जी सर। सबके बॉडी में इंसुलिन का निर्माण होता है और इनफैक्ट उसी इंसुलिन से हम अपने ग्लूकोज को कंज्यूम कर पा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट सेगमेंट में कि इंसुलिन एक पैनक्रियाज नाम का हार्मोन है, उसमें लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, वही इंसुलिन का निर्माण करती हैं। जी सर। तो वो क्या होता है उनसे कि वो हमारे बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट है उस सभी को मेटाबोलाइज करती है, कंज्यूम कराती हैं जी सर। और उसी की वजह से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। जी सर। जब ऐसी कंडीशन आती है कि वही इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे मतलब हमारे बॉडी में लो होने लगता है, इंसुलिन नहीं बन पाती है या कम बन पा रहा है या इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न हो चुका है, हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तभी शुगर होता है। तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी सर। जी सर क्या डायबिटीज़ के उपचार भी हैं? तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि डायबिटीज़ का उपचार क्या है या उपचार इसका है या नहीं, देखिए सबसे पहले तो समझिए कि डायबिटीज़ को कभी भी हम 100% क्योर नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं जी सर। विद द हेल्प ऑफ सम मेडिकेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ सम हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, कुछ अच्छी हैबिट्स को प्रैक्टिस करके और कुछ दवाइयों के सहारे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी सर। जब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, जैसा कि अभी आपका पिछला प्रश्न था कि इंसुलिन क्या है, जी सर। जब ओरल दवाइयाँ फेल हो जाती हैं और जब इंसुलिन को हम मतलब स्टिमुलेट करके भी प्रोड्यूस नहीं करा पाते, मतलब दवाइयों के माध्यम से भी हम इंसुलिन का निर्माण नहीं करा पाते, तो हमारे पास लास्ट विकल्प ये बचता है कि हम बॉडी को सीधे इंसुलिन ही प्राप्त करा दें। जी सर। तो इंसुलिन बाहर भी सिंथेटिक रूप से अवेलेबल होते हैं और जब उसकी सारी दवाइयाँ शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फेल हो जाती हैं तो फिर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो में जी, और उम्मीद करते हैं सर कि आगे भी हमारे ऑडियंस को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, और हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी अवेयरनेस की चीज़ें आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए लेकर के आ रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक शुगर था यानी कि डायबिटीज़ था, तो मैं लोगों को सिर्फ लास्टली इतना कहना चाहूँगा कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कुछ आदतों में बदलाव करने होते हैं और कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। इनको लेकर के और इनका पालन करके आप जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और शुगर को भी आप मात दे सकते हैं। मतलब शुगर के साथ साथ भी आप अपने जीवन के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो बिना शुगर वाले पेशेंट करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके प्रति किसी भी भ्रांतियों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ खाइए, मेडिकेशंस लीजिए, अच्छी हैबिट्स और अच्छी लाइफस्टाइल का पालन कीजिए, आप शुगर से काफ़ी ज़्यादा फ्री रहेंगे। राहुल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग भी हमारा शो देखते रहें, प्यार देते रहें, और आगे भी हम लोग आपको जागरूकता के नए नए विषय ला करके आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।